अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने अपना जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था वो हमारा टॉपिक था जॉब ऑर्डर कॉस्ट अकाउंटिंग। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत आसान बात बता दूं कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में इतना खास फर्क नहीं है, दोनों सेम है, लेकिन एक का ताल्लुक जॉब से है, जो प्रीवियस चैप्टर था उसका ताल्लुक जॉब से था, और जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका ताल्लुक प्रोसेस से है। जब मैंने आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, एक जॉब के लिए काम कर रहे होते हैं, या फिर जब हम जॉब लॉट के लिए काम कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं कस्टमर के ऑर्डर पे बेस कर रही होती हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू इट, जब हम प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वो सारे स्टेप्स या प्रोसेसेस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है किसी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स की तरफ कन्वर्ट करने के लिए। तो आसान अल्फाज में जब हम कस्टमर की ऑर्डर को फुलफिल करेंगे वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहलाएगा, क्योंकि हम एक जॉब परफॉर्म करते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू इट, जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो वो हमारा प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। अब प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग आती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा चलो ठीक हो गया। अब इसमें सबसे पहले वो बता रहे हैं जी प्रोसेस ऑपरेशंस क्या है। उसमें सबसे पहले प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग आती है। आप इसमें बल्क प्रोडक्ट्स की जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जब हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ आइटम्स उसके प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में आता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल इन्होंने दी है जी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजार कर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कि प्रोसेस पेट्रोलियम रिफाइनिंग कॉमन एग्जांपल है प्रोसेस ऑपरेशन की। सबसे पहले क्रूड ऑयल आता है, उसको सीरीज ऑफ स्टेप में पास किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट ग्रेड्स में ऑफ पेट्रोलियम में होता है। इसी तरह मूवल ऑयल के लिए डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उसको एक रिफाइंड ऑयल बनाने के लिए। रिफाइंड ऑयल क्या होता है? हमारी फिनिश प्रोडक्ट होती है, यानी कि आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं पेट्रोल या डीजल डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट होके नहीं कस्टमर तक पहुंचता। पहले उसकी क्या कहेंगे, डिगिंग करेंगे, देन उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को हम करेंगे रिफाइन। रिफाइन करने के बाद हम उसको एक फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो इट मीन्स कि हमारी पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो 3 प्रोसेस हुए, सबसे पहले क्या था? डिगिंग, देन क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन, देन उसकी रिफाइनिंग। ये 3 प्रोसेस जब होते हैं उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बनती है, वो हमारा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ये हमारा पहला स्टेप है प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में, कि जिसमें हमें ये मालूम होना चाहिए कि जॉब में क्या फ़र्क है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में, और प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग में क्या फ़र्क। इसके बाद बारी आती है एक एग्जांपल आपको कंपैरिजन के लिए दिखाने के लिए कि जॉब ऑर्डर सिस्टम में और प्रोसेस सिस्टम में क्या फ़र्क है। ये उनका डिफ्रेंशिएशन की हुई है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस में सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले एक केमिकल प्रिपेयर किया जाता है, देन उसमें किसी और केमिकल की मिक्सिंग होती है, उसके बाद उसको एक बॉटल में पैक किया जाता है और इसके ऊपर पैकिंग की जाती है, यानी कि पैकिंग के लिए कैप लगाई जाती है। ये 4 तरह के जब प्रोसेस कंप्लीट होते हैं तो वो हमारा प्रोसेस
मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ये आपको डायग्राम जो शो हो रही है यही शो कर रही है कि 4 तरह के प्रोसेसेस से गुजर के हमारे पास एक मेडिसिन फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे मिलती है। अब आप ये देखें कि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए, जब इसकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगी ये 1 2 3 4, यानी कि ये 4 प्रोडक्ट्स जो काम कर रही हैं, ये क्या है, ये प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है कि हम एक प्रोडक्ट या एक प्रोडक्ट के जब यूनिट्स बनाते हैं वो हमारा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि जॉब ऑर्डर सिस्टम और प्रोसेस सिस्टम में क्या फ़र्क है। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर या लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जब हम कस्टम ऑर्डर्स को डील कर रहे होते हैं ऑन द बेस ऑफ कस्टमर डिमांड, वो हमारा जॉब ऑर्डर सिस्टम कहलाता है। एज कम्पेयर टू इट, प्रोसेस सिस्टम क्या होता है, रिपीटेटिव ऑपरेशन, यानी कि हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सेम टाइप, सेम नेचर की जब हम प्रोड्यूस करेंगे और रिपीटेटिव टाइम्स में करेंगे तो वो हमारा प्रोसेस सिस्टम होगा। देन कम्स हेट्रोजीनस प्रोडक्ट्स, जॉब ऑर्डर सिस्टम में होती है, यानी कि डिफरेंट कस्टमर, उनकी डिफरेंट डिमांड, उसके लिए डिफरेंट फुलफिलमेंट, तो डिफरेंट जॉब परफॉर्म होती है, तो हेट्रोजीनस प्रोडक्ट्स। एज कम्पेयर टू इट, जो प्रोसेस सिस्टम होता है उसमें होमोजीनस प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको मेडिसिन की एग्जांपल दी है, तो एक ही मेडिसिन की 4 हमने बॉटल्स तैयार की, लेकिन उसके लिए हमें 3 प्रोसेस स्टेप से गुजर कर वहां तक पहुंचना पड़ा, तो ये हमारा प्रोसेस सिस्टम कहलाएगा। देन जॉब ऑर्डर सिस्टम में क्या होता है, लो प्रोडक्शन वॉल्यूम होता है, जितनी ऑर्डर आता है, जितनी डिमांड आती है उतना हम प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू इट प्रोसेस सिस्टम में हम हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम करते हैं, यानी कि हम विदाउट एनी ऑर्डर नंबर ऑफ यूनिट्स बनाते जाते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रिपेयर करते हैं, उसमें हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है। Then comes high product flexibility. अब प्रोडक्ट हाई प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही है, हमने बात में वहाँ पे बात की थी कि हमें एक शेड्यूल करना पड़ता है, अपनी प्रोडक्शन के लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, उसके लिए कॉस्ट को अलोकेट करना पड़ता है, वो हाई प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी होगा। यहाँ पे लो प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे उतनी कॉस्ट पे इफेक्ट क्या होगा। अगर आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का नाम सुना हो, और आपने क्या कहेंगे, एक और टर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही समझ लें कि जितनी आप नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और जब आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इक्वल हो जाएंगे तो हर एक्स्ट्रा यूनिट आपको प्रॉफिट देगा। तो ये क्या होगा, लो प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जितनी आप प्रोडक्ट ज़्यादा बनाते जाएंगे आपकी कॉस्ट में उतनी कमी आएगी, लेकिन एज कम्पेयर टू इट हाई प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी में आपको टारगेट कॉस्ट सेट करनी पड़ती है, आपको शेड्यूल करनी पड़ती है, अपनी जॉब को शेड्यूल करना पड़ता है, वो जॉब ऑर्डर सिस्टम में। देन कम्स लो टू मीडियम स्टैंडर्डाइजेशन। लो टू मीडियम स्टैंडर्डाइजेशन, जिस तरह का कस्टमर उस तरह की प्रोडक्ट। एज कम्पेयर टू इट प्रोसेस सिस्टम में हाई स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि जी आपने अपनी प्रोडक्ट को वेल एस्टेब्लिश करना है, वेल स्टैंडर्ड पे रखना है, ताकि आपके कंपेटिटर्स के जो कस्टमर है वो भी इस तरफ अट्रैक्ट हो। तो इसमें जो प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन होगी वो हाई होगी, क्योंकि आप सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को नहीं डील कर रहे, आपने और एक्स्ट्रा कस्टमर्स को भी अपनी तरफ मोटिवेट करना है। तो प्रोसेस सिस्टम में हम अपने रिपीटेटिव ऑपरेशंस को देखते हैं, अपने प्रोसेस पे फोकस रखते हैं। जॉब ऑर्डर सिस्टम में हम कस्टमाइज प्रोडक्ट में फोकस रखते हैं। और हाँ, इसमें जॉब ऑर्डर सिस्टम में मैंने आपको जॉब लॉट भी बताई थी। जॉब लॉट ये होती है कि आप एक ही कस्टमाइज प्रोडक्ट के जब नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करते हैं एक से ज़्यादा, तो वो हमारी जॉब लॉट कहलाती है। अब इसके बाद बारी आती है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछना। वालेकुम सलाम। जी, अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं यूं दूंगा कि अगर आप एक कपड़ों की शॉप पे जाती हैं, वहाँ पे आप देखती हैं कि बच्चों के ना रेडीमेड कपड़े लटके होते हैं। उसमें वो बताते हैं कि जी ये 5 यूनिट्स हैं, एक ही सेम टू सेम प्रोडक्ट होती है, हूबहू बहु एक कपड़ा होता है, उसके 5 यूनिट लटकाए होते हैं। वो होते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट के जी। कुछ ऐसी लेडीज आएंगी जो अपने बच्चों के लिए कपड़े परचेज करना चाहेंगी। अब क्या पता उनके 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, यानी कि होते हैं ना ट्विन्स हो जाते हैं, या एक बेटी दूसरी बेटी,
तो वो सेम टाइप के कपड़े परचेज करना पसंद कर रही होती है। आपने अक्सर कभी कभार छोटे बच्चों को देखा हो, दो बहन भाई होते हैं, सॉरी दो बहनें होती हैं या दो भाई होती हैं, उनके सेम टू सेम कपड़े होते हैं। अब वो क्या होता है, उस कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए जो उसकी डिमांड होती है वो 2 यूनिट भी हो सकती है, 3 यूनिट भी हो सकती है। जब वो 2 से 3 यूनिट होगी, डेफिनेटली हमें जॉब लॉट की जरूरत पड़ेगी कि हमें उसके लिए एक से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो डेट्स वाई वो जॉब लॉट बनेगा। लेकिन एज कम्पेयर टू इट जो प्रोसेस सिस्टम है, इसमें हमारी प्रोडक्ट एक जैसी ही रहेगी, लेकिन वो एक जैसी क्या होगी, हाईली स्टैंडर्डाइज्ड होगी। हम और कोई उसमें वेरिएशन नहीं ला सकते। एज कम्पेयर टू इट जॉब ऑर्डर सिस्टम में ना वेरिएशन पॉसिबल है, एक से ज्यादा कस्टमाइज प्रोडक्ट की जॉब लॉट्स बन सकती हैं। अच्छा, अब इसके बाद आती है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेस ऑपरेशन। यानी कि अगर हम ऊपर हमने जो सारी बात की है उसका एक कंबाइन उन्होंने एक टॉपिक दिया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेस ऑपरेशन। यानी कि आसान अल्फाज में अगर मैं ऑपरेशंस को हटा के डिपार्टमेंट्स का नाम दे दूँ ना, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा कि डिपार्टमेंट्स में क्या होता है। In a process manufacturing operation, each process is identified as separate production department, workstation और वर्क सेंटर। यानी कि इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं लूंगा कि हमारे पास एक कार मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसमें जो असेंबलिंग होगी वो एक डिपार्टमेंट में होगी, उसमें जो पेंटिंग होगी वो वर्क स्टेशन में होगी, उसमें जो क्या कहते हैं ना मॉडिफिकेशंस होगी, डिजाइनिंग होगी, स्टाइलिंग होगी, वो वर्क सेंटर में होगी। तो आसान अल्फाज में एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक सेपरेट 3 प्रोसेस डिपार्टमेंट्स होंगे जो उन पे काम करेंगे। अब उसमें क्या होगा, बट उस ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेस ऑपरेशन है, ये बताने का मतलब क्या है कि इसमें हर प्रोसेस का नेचर ऑफ प्रोसेस की वजह से डायरेक्ट लेबर अलहदा होगी, ओवरहेड अलहदा होगा, एंड माइट बी कि हमें डायरेक्ट मटेरियल के अलावा एडिशनल डायरेक्ट मटेरियल भी रिक्वायर्ड होगा। यानी कि पहले से एक चीज़ असेंबल होकर आ गई है गाड़ी, उसके लिए हमें एडिशनल डायरेक्ट मटेरियल भी तो रिक्वायर्ड हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, आपने गाड़ी की स्टाइलिंग करनी है तो उसमें एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल डायरेक्ट मटेरियल भी रिक्वायर्ड होगा टू मूव द प्रोडक्ट टूवर्ड कंप्लीशन। सो आसान अल्फाज में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेस ऑपरेशंस में क्या होता है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स जब काम करेंगे, हर एक डिपार्टमेंट का अपना डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड होता है। एज कम्पेयर टू इट जो मटीरियल होता है वो सेम भी हो सकता है या फिर उसमें एडिशनल डायरेक्ट मटीरियल भी ऐड किया जा सकता है। इसमें इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि जेनेक्स कंपनी है, ये भी मेडिसिन कंपनी है। वो बताना ये चाह रहे हैं कि उनका प्रोसेस ऑपरेशन जो है वो 2 स्टेप्स पे पूरा होता है। ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आपको नजर आ रहा हो, द जेनेक्स कंपनी illustrate प्रोसेस ऑपरेशन। इट प्रोड्यूसेस प्रोफन एंड ओवर द काउंटर पेन रिलीफर फॉर एथलीट्स। एथलीट्स के लिए एक पेन रिलीफ मेडिसिन बनाती है, और वो क्या करते हैं जी, प्रोफन को होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करते हैं और वो फिर उसको रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं। लेकिन असल में जो बेस बात है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेस ऑपरेशंस की है, वो है प्रोफेन इज प्रोड्यूस्ड इन 2 स्टेप्स। इसको प्रोड्यूस करने के लिए 2 स्टेप चाहिए होते हैं। पहला स्टेप है ग्राइंडिंग प्रोसेस, ठीक है। एक पल्वरीज ब्लॉक है, यानी कि एक टुकड़ा होता है, उसको ग्राइंड किया जाता है एज ए इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट बनाने के लिए। देन स्टेप 2 में क्या होता है, मिक्स द रिजल्टिंग पाउडर विद फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेटिव्स, molds it into Profen tablets and packaging। यानी कि एक टैबलेट जो है वो 2 हिस्सों में बनती है। एक उसके लिए एक बेसिक टुकड़ा जिसे पल्वराइज ब्लॉक कहते हैं, उसको ग्राइंड किया जाता है। फिर उसकी फ्लेवरिंग और प्रिजर्वेशन के लिए उसके साथ मिक्सिंग की जाती है। उस पाउडर की मिक्सिंग करते हैं किसी फ्लेवर के साथ और प्रिजर्वेशन के साथ। ये दूसरा प्रोसेस स्टेप होता है। जब ये 2 स्टेप कंप्लीट होते हैं तब जाके हमारा मेडिसिन रेडी होती है। लेकिन इस मेडिसिन को रेडी करने के लिए एक बात याद रखिएगा, स्टेप 1 में ग्राइंडिंग लेबर और होगी, स्टेप 2 में मिक्सिंग लेबर और होगी। हाँ, मटेरियल अलबत्ता एक से लेकर दूसरे तक चेंज हो रहा है। पहले में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक को मटेरियल में कन्वर्ट किया गया, फिर दूसरे स्टेप में एक और मटेरियल यानी कि फ्लेवरिंग मटेरियल और प्रिजर्वेशन मटेरियल उसमें ऐड किया गया। तो आसान अल्फाज में यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल भी 2 लगे, लेबर्स भी 2 तरह की यूज हुई। तीसरी चीज जो यहाँ पे नहीं मेंशन, वो आप लोगों को पता होगी, ऑटोमेटिकली होती है ओवरहेड कॉस्ट। यानी कि बिजली लगी होगी, मशीनरी यूज हुई होगी, और क्या कहते हैं पैकेजिंग हुई होगी,
और यूटिलिटी बिल्स पे हुए होंगे, यानी कि कोई ना कोई मैंने बिजली का बोल दिया तो फिर जो मशीनरी है उसकी डेप्रिसिएशन हुई होगी, वो सारे इसमें ओवरहेड बनेंगे। अच्छा, आप लोगों को ये भी बताता चलो, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि समझ नहीं आ रही या कुछ रह गया, तो ये रिकॉर्डिंग आपके साथ बाद में मैं इधर व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँ। अब उन्होंने कहा जी जेनेक्स फैक्ट्री है, उसकी उन्होंने एक समरी बनाई है कि वो कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के बनता है। इन्होंने यहाँ पे 5 प्रोसेस बताए हैं। उस प्रोसेस में कुछ प्रोसेस हैं, कुछ सिर्फ और सिर्फ उनके स्टोरेज रूम्स हैं। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्टोर रूम। डेफिनेटली यहाँ पे मटेरियल रिसीव होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जब रिक्विजिशन इशू की जाती है। आपको याद होगा कि जब स्टोर रूम में मटेरियल पड़ा होता था, रिक्विजिशन कब होती थी? जब ऑर्डर आता था। अब यहाँ पे स्टोर रूम का मतलब है मटेरियल हर वक्त पड़ा हुआ, जब जब जैसे जैसे प्रोडक्शन होगी रिक्विजिशन रिसीट आएगी और हम प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल इशू कर देंगे। यहाँ पर ऑन द रिक्विजिशन बाय द डिपार्टमेंट, लेकिन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में ऑन द रिसीट ऑफ ऑर्डर, जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता था तब रिक्विजिशन बनती थी टू परफॉर्म दैट जॉब। देन कम्स प्रोडक्शन सपोर्ट ऑफिसर्स। अब क्या होता है, जो रिक्विजिशन रिसीट है वो कौन इशू करते हैं? यूज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयज हु सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। रिक्विजिशन कहाँ से आएगी? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयज से। एज कम्पेयर टू इट, जब हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की बात कर रहे थे तो रिक्विजिशन आती थी फैक्ट्री से कि एक ऑर्डर प्लेस किया गया कस्टमर की तरफ से, उसको फिल करना है, अब हमने एक जॉब परफॉर्म करनी है, तो हमें क्या किया जाए? मटेरियल इशू किया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयज आर अवेलेबल, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन के लिए रिक्विजिशन कर रहे हैं। देन कम्स लॉकर रूम्स। लॉकर रूम्स क्यों जरूरी है? एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग फार्म है, क्या होगा? वर्कर्स चेंज करेंगे अपने क्लोथ्स, फिर सैनिटाइज्ड यूनिफॉर्म यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जेनेक्स फैक्ट्री है ही मेडिसिन की कंपनी, जिसको एक तरह का सेफ्टी रिक्वायर्ड है। उसमें हम यानी कि डस्ट एंड डर्टी पीपल्स को नहीं इन्वॉल्व कर सकते। उसके लिए हमें उनके कपड़े चेंज करवाने हैं, यानी कि एक यूनिफॉर्म में उनको कन्वर्ट करना है जो सैनिटाइज्ड होगा, ताकि जो हमारी प्रोडक्ट है वो सेंसिटिव प्रोडक्ट है, उसमें किसी तरह की कोई मिक्सिंग ना हो। और ये कब किया जाता है? बिफोर वर्किंग इन द फैक्ट्री। देन कम्स, उनको प्रोडक्शन फ्लोर पे भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन फ्लोर में भेजने का मतलब एरियाज डिवाइडेड बिटवीन द ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग डिपार्टमेंट। अब वो जो लेबर एग्जीक्यूट हो रही है, निकल रही है, वो लेबर दो तरह की है, एक ग्राइंडिंग करने वाले हैं, एक मिक्सिंग करने वाले हैं। तो यहीं से आपका प्रोसेस ऑपरेशन ही डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि वो दो प्रोसेसेस में चले गए, एक ग्राइंडिंग प्रोसेस में लेबर गई है, एक मिक्सिंग डिपार्टमेंट में लेबर गई है। उसके बाद बारी आती है वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या है? जब ये ग्राइंडिंग और मिक्सिंग दोनों काम पूरे हो जाते हैं तो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो स्टोर हो जाती है बिफोर बीइंग शिप्ड टू होलसेलर। क्योंकि यहाँ पर तो हम कस्टमर का वेट नहीं करेंगे फिनिश प्रोडक्ट को देने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, हम स्टोर्स में रख देंगे उस वक्त तक जब तक वो होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। तो इन 5 स्टेप्स में जो काम का स्टेप था वो था प्रोडक्शन फ्लोर, जहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग डिपार्टमेंट को। उससे पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, रिक्विजिशन नंबर्स हैं, और क्या कहते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है टू परफॉर्म द प्रोसेस, नॉट द जॉब बट द प्रोसेस। आप इसको देखें जो मैंने किया। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? क्या हाल है? जी, अच्छा चलो, मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं फिर कॉल करूँगा। हाँ जी, तो इसके बाद बारी आती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड एंड सोल्ड इन अप्रैल। एक तरह का आपको टेबल दिखाता हूँ जो हमने ऊपर बात की है
वो आपको इस कॉस्ट की एलोकेशन से इजीली क्लियर होगी कि हम कॉस्ट को किस तरह अलोकेट करते हैं, प्रोसेस कॉस्ट को कह लें या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सबसे पहले बिगनिंग इन्वेंट्री आएगी। ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट में कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, या सॉरी इन्वेंट्री पड़ी है। मिक्सिंग डिपार्टमेंट की भी कुछ इन्वेंट्री पड़ी हुई है और कुछ फिनिश गुड्स भी अवेलेबल है। अब उन्होंने लिखा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड एंड सोल्ड इन अप्रैल। तो बताने वाली बात ये, पहले से कुछ इन्वेंट्री पड़ी थी, उसमें डायरेक्ट मटेरियल ऐड किया गया। किस किस डिपार्टमेंट के लिए? ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट एंड मिक्सिंग डिपार्टमेंट। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई इशू हो आप दरमियान में क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बात पूछनी है कि आप देख रहे हैं कि ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट में पहले से इन्वेंट्री पड़ी थी लेकिन उसमें कुछ मटेरियल ऐड किया गया डायरेक्टली। इसी तरह मिक्सिंग डिपार्टमेंट के लिए भी मटेरियल रिक्वायर्ड था, तो डायरेक्ट मटेरियल ऐड हुआ। सेम इसी तरह डायरेक्ट लेबर के अमाउंट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जो अप्रैल में यूज हुए होंगे, यानी कि जो हमने लेबर पर डे डेली बेस पे हम लेबर को भेज रहे हैं टू द ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट, टू द मिक्सिंग डिपार्टमेंट, तो डायरेक्ट लेबर आ गई। इसके बाद बारी आई ओवरहेड अप्लाइड की। ओवरहेड वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ओवरहेड में यूटिलिटी बिल्स होते हैं, हमारी क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है, और वोचर्स होते हैं, और इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल वो हमारे ओवरहेड अप्लाइड का हिस्सा बनते हैं। सो यहाँ पे अगर हम ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट की बात करें, टोटल कॉस्ट ग्राइंडिंग आप देख रहे हैं 24,125 बनी है। इसमें से लेस एंडिंग इन्वेंट्री ग्राइंडिंग 2725। तो गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमें ये बताएंगे कि ये 2725 जो लेस एंडिंग इन्वेंट्री ग्राइंडिंग है ये कहाँ जाएगी? जी गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा ये रहे। हाँ जी, आप बोल नहीं सकते, आपने मैसेज किया। अपना माइक अनम्यूट करें और कुछ, अच्छा मैं कर देता हूँ। लिखा हुआ है हम नहीं कर सकते, वो खुद करेंगे। जी गुलाम मुस्तफ़ा, मैं आपको बताता हूँ, ये जो उन्होंने लिखा है लेस एंडिंग इन्वेंट्री ग्राइंडिंग 2725, ये कहाँ जाएगी? गुलाम मुस्तफ़ा, आपको मुझे मैसेजेस जी जी बिल्कुल जी, नहीं अंडर नहीं, उसके बाद भी सेकंड नंबर पे ये लिखा हुआ, ये 2725। ओवरहेड के नीचे तो उसकी टोटल कॉस्ट लिखी हुई है 24,125, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ उसके बाद भी लेस एंडिंग इन्वेंट्री, ये एंडिंग इन्वेंट्री कहाँ जाएगी? ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट की एंडिंग इन्वेंट्री कहाँ जाएगी? जी आर, जी बताएं। ये जो एंडिंग इन्वेंट्री है 2725, जी आपकी आवाज आ रही है? एग्जैक्टली, वेरी गुड, यानी कि ये मई, मंथ ऑफ मई की बिगनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। ईयर में कहाँ जा रही हैं आप? अप्रैल के फौरन बाद मई आता है, तो मई की बिगनिंग इन्वेंट्री 2725 बनेगी ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, आपने ईयर बोला, यहाँ पे हम मंथली डील कर रहे हैं, अप्रैल लिखा हुआ था, तो आप मई में इसको बिगनिंग इन्वेंट्री बना लेंगे 2725 से। अच्छा जी, सॉरी मैं नहीं सुन पाया, तो आपने नेक्स्ट टाइम कहा, वेरी गुड। वही जो नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट टाइम होगा मई होगा,
मे का स्टार्ट हमारी बिगनिंग इन्वेंट्री होगी वो 2725 हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड। अच्छा, बात बताने वाली बात ये कि अब हमारी टोटल कॉस्ट ग्राइंडिंग में से हमने जो एंडिंग इन्वेंट्री बची हुई है उसको लेस किया। ये देखें, जैसे ये ट्रांसफर्ड हुआ ना, जैसे ये कंप्लीट हो गई ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट से काम 21,400 रुपए का, वो फौरन उन्होंने शिफ्ट कर दिया टू द मिक्सिंग डिपार्टमेंट। क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस फॉर द जैक्स फैक्ट्री के बारे में बताया था, जैसे ही उनकी ग्राइंडिंग कंप्लीट होती है वो मटेरियल कहाँ भेज देते हैं, मिक्सिंग डिपार्टमेंट में। तो ये एरो भी ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो ग्राइंडिंग मटेरियल है या जो ग्राइंडिंग स्टफ था वो हमने मिक्सिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अब मिक्सिंग डिपार्टमेंट में पहले से भी कुछ बिगनिंग इन्वेंट्री मौजूद थी, ठीक हो गया। अच्छा, मिक्सिंग डिपार्टमेंट में पहले से कुछ बिगनिंग इन्वेंट्री मौजूद थी, यानी कि यही कोई मिक्सिंग मटेरियल अवेलेबल होगा, उसमें फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड अप्लाइड हुआ। ये सारी कॉस्ट मिला के, यानी कि आपने जो मिक्सिंग नया मटेरियल आया उसमें ये वैल्यूज ऐड करेंगे तो अब हमारे पास क्या बनी, टोटल कॉस्ट मिक्सिंग बन गई। इसमें से भी कुछ मटेरियल बच गया 3610 रुपीज़ का लिखा हुआ। तो अब हमारे पास जो आखिरी अमाउंट है वो है 29,470। आई होप अब गुलाम मुस्तफ़ा फिर बता सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये जो एंडिंग इन्वेंट्री मिक्सिंग की लिखी हुई है 3610 रुपीज़, ये कहाँ पर जाएगी? मिक्सिंग इन्वेंट्री जो एंडिंग बची है 3610 रुपीज़, ये कहाँ जाएगी? हाँ, वेरी गुड। तो ये नेक्स्ट मंथ की मिक्सिंग डिपार्टमेंट की बिगनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी 3610 रुपीज़। चलें जी, गुड, थैंक यू। अच्छा जी, अब इसके बाद जब मिक्सिंग हो गई, हमने टोटल कॉस्ट में से बची हुई इन्वेंट्री को लेस कर दिया 29,470 रुपीज़। वो कहाँ चली गई? वो गई ट्रांसफर टू द फिनिश गुड्स, क्योंकि ग्राइंडिंग और मिक्सिंग के बाद हमारी प्रोडक्ट रेडी हो जाती है। तो अब हम 29,470 रुपीज़ को फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वहाँ पर भी पहले से कुछ पहले से फिनिश गुड्स मौजूद थी, यानी कि हमने यूँ समझें कि हमारा जो था ना मार्च का क्लोजिंग इन्वेंट्री जो पड़ी हुई थी वो हमारी बिगिनिंग इन्वेंट्री बनी। उसके बाद इस महीने हमारी कुछ मजीद इन्वेंट्री आई, उसमें से हमने कुछ इन्वेंट्री जो सेल किया वो 30,659 रुपीज़ किया। तो 5251 हमारे नेक्स्ट ईयर की, सॉरी नेक्स्ट मंथ की बिगनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स बने। ये जो मैंने आपको चार्ट को एक्सप्लेन किया ये इतना मुश्किल नहीं है। ये चार्ट को समझाने का मतलब ये था, अब हम आगे इनकी एंट्रीज पास करने वाले हैं। किसी को इस चार्ट के बनने में, चार्ट के इशू होने में कोई प्रॉब्लम है वो पूछ लें, क्योंकि अब इसके फौरन बाद हम इन सब की इंडिविजुअल एंट्रीज पास करेंगे। हमारा काम यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग की एंट्रीज को देखना है, एडजस्टमेंट्स को करना है अब हमने। उसके बाद दोबारा हम इस तरह का चार्ट खुद से बनाएंगे। कोई क्वेश्चन? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। तो ये चार्ट बन चुका है, अब हम एंट्रीज पास करते हैं और एंट्रीज के बाद फिर एक चार्ट बनता है, वो एडजस्टमेंट्स होती हैं। चलो जी, इसके बाद बारी आती है जी प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जो मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया था, अब उसका एक स्टार्ट होने लगा है, क्योंकि अब हम एंट्रीज की तरफ आए हैं। यहाँ पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है जॉब ऑर्डर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये क्या कर इन दोनों में डिफरेंस बता रहा है कि प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और जॉब ऑर्डर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है। कि जॉब ऑर्डर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम असाइन करता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, overhead to jobs. The total job cost is then divided by the number of units to compute a cost per unit for that job. यानी कि हम वहाँ पर ये चीज़ें डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और ओवरहेड अप्लाई कर रहे होते हैं फॉर जॉब्स। इस बारे में शुरू में ही मैंने ग्लैमरेट किया है कि हमें कस्टमाइज ऑर्डर रिसीव हुआ होता है फ्रॉम द कस्टमर। एज कम्पेयर टू इट, द प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, वो असाइन करता है डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर
and overhead to specific processes. The total cost associated with each process are then divided by the number of units passing through that process to determine the cost per अब यहाँ पे वर्ड चेंज हो गया, वहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट था, देखिए कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड करें आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, द कॉस्ट पर equivalent unit for each process is summed for all the processes to determine the total cost per unit of a product. हम प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या करेंगे, हर एक प्रोसेस की जो यूनिट प्रोड्यूस हुए होंगे उन पे उस प्रोसेस की कॉस्ट को डिवाइड करेंगे। देन सेकंड डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं, मिक्सिंग डिपार्टमेंट में जितने यूनिट्स पे काम हुआ होगा उस टोटल कॉस्ट को उस पर डिवाइड करेंगे, उस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट को उस पर डिवाइड करेंगे। देन इन दोनों कॉस्ट को, यानी कि दोनों जो पर यूनिट कॉस्ट निकलेंगी, इनको ऐड करेंगे, तब हमारी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट होगी। इसमें तो जॉब्स हो रही थी, उन जॉब्स को टोटल करके आपको मैंने जॉब कॉस्ट शीट बनाना सिखाई थी, जिसमें हमने तमाम जॉब्स, जितना डायरेक्ट लेबर, जितनी डायरेक्ट मटेरियल, जितने ओवरहेड्स, जितने टाइप्स की कॉस्ट के लिए यूज हुआ था, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स किए थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट के प्रोसेस यूनिट्स, नॉट इन्वेंट्री जो पड़ी होगी जी, आप कहेंगे जी वो जी जो प्रोसेस यूनिट्स होंगे उनको डिवाइड करेंगे जितनी कॉस्ट अलोकेट हुई होगी उस डिपार्टमेंट को। पहला डिपार्टमेंट ग्राइंडिंग का था, अगर मैं आपको बैक की तरफ ले जाना चाहूँ, ये देखिए ये बैक पे आते हैं, सो ये वाले यूनिट्स रेडी थे, अब इनके ऊपर मजीद कॉस्ट रेडी हुई, ये सारी कॉस्ट टोटल कॉस्ट ग्राइंडिंग हो गई। अब इस ग्राइंडिंग कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमने ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट में बनाए। याद रखिएगा एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स ना ले लीजिएगा, क्योंकि ये भी हमारे यूनिट्स नहीं कन्वर्ट हुए, ये भी हमारी इन्वेंट्री पड़ी है, इस पर कोई काम नहीं हुआ। जिस पे काम हो गया, यानी कि आप ये देखें 21,400 रुपए की यूनिट्स पे काम हो चुका था, तो आसान अल्फाज में 21,400 रुपए के जितने यूनिट होंगे उस पर उनको डिवाइड करेंगे, हमारे पास ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट आएगी। देन हमने मूव किया जी मिक्सिंग डिपार्टमेंट की उसकी तरफ, कॉस्ट की तरफ, तो ये देखें टोटल कॉस्ट मिक्सिंग आ गई। इसमें से जो एंडिंग इन्वेंट्री है जिस पे काम नहीं हुआ उसको रहने देंगे, और हमारे पास टोटल मिक्सिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट है 29,470, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे इसमें जितने यूनिट्स पे काम हुआ होगा, जितने यूनिट्स पे काम हुआ होगा, ये कॉस्ट नहीं है, इनको रिफ्लेक्ट करने का मतलब है इनमें जितने यूनिट्स पे काम हुआ होगा उसको डिवाइड कर देंगे 29,470 पे, तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट फॉर द मिक्सिंग डिपार्टमेंट आएगी। अब इस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट प्लस मिक्सिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट, वो हमारी कहलाएगी टोटल प्रोसेस कॉस्ट। कोई क्वेश्चन जी? जी, ग्राइंडिंग वाले को मिक्सिंग पे ऐड किया, ठीक है जी। देखें ग्राइंडिंग वाले को जब हमने मिक्सिंग में शिफ्ट किया, तो मैंने आपको कहा था ये जो एंडिंग इन्वेंट्री बच गई है जिस पे काम नहीं हुआ, इसको हमने कुछ नहीं करना, 2725 रुपीज़ को कुछ नहीं करना, तो ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट में जितनी कॉस्ट आई होगी, जितने यूनिट्स पे काम हुआ होगा वो, अब वो यूनिट्स इटसेल्फ ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट तो कैलकुलेट होगी ना उन यूनिट्स पे, वो थी 21,400 पर यूनिट कॉस्ट फॉर द ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट आ गई। अब वो मटेरियल चला गया मिक्सिंग डिपार्टमेंट में, 21,400 की पहले ही पर यूनिट कॉस्ट निकाली हुई थी, तो ये वाले जो वैल्यूज हैं, जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हमने इसमें मिक्सिंग उसमें था प्रिजर्वेशन और फ्लेवरिंग, वो वाला मटेरियल इसमें ऐड हुआ, टोटल बना 33,060 रुपये। उसमें से मटेरियल जो बच गया उसको रहने देंगे, ये जो यूनिट ये वाले बचे हैं इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। लेकिन आपने जो कहा कॉस्ट डबल हो जाएगी, आप ये देखें कि मैंने शुक्र है आप लोगों को ये नहीं कहा कि आपसे फिनिश गुड्स की जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दीजिएगा नंबर ऑफ यूनिट्स पे, तो आपके पास वैल्यू आएगी, वो आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इन दोनों डिपार्टमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे ऐड होके आएगी।
इसलिए हमने यहाँ पर भी इंडिविजुअल पर यूनिट कॉस्ट निकाली, यहाँ पर भी इंडिविजुअल पर यूनिट कॉस्ट निकाली, उन दोनों को टोटल किया तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट इक्विवेलेंट, यानी कि हम कहेंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट वैल्यू आई। यहाँ पर ये ठीक है, डबलिंग कॉस्ट ऐड लग रही है, डबलिंग कॉस्ट रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन जब मैं आपको इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगा आगे, आपको कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आसानी से समझ आ जाएगी, उसमें डबल कॉस्टिंग नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों में जो सिमिलैरिटी है वो ये है, वो कह रहे हैं कि इन दोनों सिस्टम में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कॉस्ट आर हाईलाइटेड, यानी कि दोनों सिस्टम में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर भी यूज होता है, ये इनकी सिमिलैरिटी है। लेकिन वो जब हम डिपार्टमेंट्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। सिमिलैरिटीज क्या है इनकी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दोनों के सेम है, लेकिन जब हम उनको डिपार्टमेंट्स में बाइफरकेट करते हैं तो वो डिफरेंस बन जाता है। तो सिमिलैरिटी का भी समझ आ गया कि दोनों में ही डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर होती है। सिमिलैरिटी है, बट डिफरेंस क्या है, एक में सिर्फ जॉब पे काम हो रहा होता है, सब लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, और प्रोसेस में क्या हो रहा होता है, डिपार्टमेंट्स में बाइफरकेशन हो जाती है। जो बात मैंने कही वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी कि जॉब ऑर्डर ऑपरेशंस में क्या है, जॉब्स मिलके काम कर रही हैं, जबकि जो प्रोसेस ऑपरेशंस है उसमें प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और फिर फिनिश गुड्स आ रही है। सो आसान अल्फाज में ये देखें, यहाँ पे दोनों तरफ सिमिलैरिटीज क्या हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, ये इनकी सिमिलैरिटीज हो गई। एज कम्पेयर टू इट जो बाइफरकेशन है वो क्या है, यहाँ पे तमाम जॉब्स हमें यूनिट कॉस्ट दे रही हैं जॉब्स, एज कम्पेयर टू इट यहाँ पे दो प्रोसेस मिल के फिनिश गुड्स बना रहे हैं। यहाँ पे बाइफरकेशन है, वहाँ पे जॉब एंड में जाके टोटल हो जाती है। ये अभी जो मैंने बात की थी कि इस प्रोसेस की पर यूनिट कॉस्ट प्लस इस यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट फिनिश गुड्स में, वो इन दोनों की कॉस्ट टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट। वालेकुम सलाम। जी मैं बताता हूँ, अभी अभी ये फबिया ने भी क्वेश्चन किया था, मैंने उनको भी बताया। अब इसका बहुत अच्छा आंसर मैं यूँ दूंगा कि जब हमने ग्राइंडिंग की, एक मटेरियल चला गया, फर्ज करें वो 5 रुपए का था, ठीक है, जब वो गया मिक्सिंग डिपार्टमेंट में, उसमें 2 रुपए का फ्लेवर ऐड किया, 1 रुपए की प्रिजर्वेशन की क्वांटिटी ऐड की, टोटल कितने रुपए हो गए, 8 रुपए। अब 8 रुपए को आप डिवाइड करें नंबर ऑफ यूनिट जितने वहां पर प्रोसेस किए गए। हमने मिक्सिंग डिपार्टमेंट में जितने यूनिट प्रोसेस किए हैं ना वो थे 3, तो हम 8 को डिवाइड बाय 3 करेंगे। एज कम्पेयर टू इट जब हम थे ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट में, वहां पे यूनिट थे तकरीबन, एक यूनिट को ही 3 यूनिट में कन्वर्ट किया, ठीक है, फर्ज करें एक यूनिट को 3 यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया, हमने ग्राइंडिंग की ना। तो बताने वाली बात ये, वो जो 5 रुपए की कॉस्ट थी, 5 रुपए डिवाइड 5 डिवाइड बाय 3, अब 5 डिवाइड बाय 3 हो गया, हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आई 1.5 समथिंग, 1.5 समझ लें, ये 1.5 हो गई प्रोसेस 1 की। जब हम गए प्रोसेस 2 में, जब वहाँ पे 8 रुपए की कॉस्ट यूनिट बन रहे हैं, 8 रुपए हो गए, लेकिन मैंने 8 रुपए, तो हाँ 8 रुपए, 8 रुपए डिवाइड बाय 3 वो बनेगा तकरीबन 2.3, 2.3 प्लस 1.5 ये बनेगा 3.8, 3.8 रुपीज। अब आप ये देखें कि प्रोसेस 1 की कॉस्ट मैंने 5 रुपए बोली थी और प्रोसेस 2 की कॉस्ट मैंने 8 रुपए बोली थी। 8 प्लस 5 13, 13 डिवाइड बाय 3 तो 3.8 रुपीज नहीं बनते जी। इसीलिए मैंने कहा था जब मैं आगे आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा ये बात बहुत आसानी से आप क्लियर हो जाएगी कि बजाय कि हम फिनिश गुड्स में जाके पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करें, हम हर प्रोसेस की अलग पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी।
अब हम चलते हैं जी अकाउंटिंग यानी कि न्यूमेरिकल्स या जर्नल एंट्रीज फॉर ईच कॉस्ट, यानी कि अब यहाँ पे सबसे पहले आ रही है जी अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट। इसकी एंट्री हमारी जॉब की एंट्री की तरह की सेम होगी, जिसमें हम डायरेक्ट मटेरियल यूज कर रहे थे, अकाउंटिंग फॉर डायरेक्ट मटेरियल फॉर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। उसमें भी यही कुछ होता है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट होती है, और अगर हम उसको कैश पे ले रहे हैं तो कैश क्रेडिट होगा, अगर हम उसको उधार पे ले रहे हैं तो अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा। इट मींस अकाउंटिंग फॉर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग फॉर डायरेक्ट मटेरियल, अकाउंटिंग फॉर accounting for material for job process costing, both entries will be same। यानी कि दोनों के लिए सबसे पहला प्रोसेस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है, उसकी एंट्री नहीं चेंज होती, उनमें कोई फर्क नहीं आता, बिकॉज वो रॉ मटेरियल दोनों स्टेप्स में ही सेम तरीके से परचेज किया जाता है। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट एंड अकाउंट पेएबल क्रेडिट। अब बारी आती है कि जब हम उसको प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस में आप देखें क्या हुआ। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग बताई थी, उसमें क्या होता था, हम सिर्फ और सिर्फ लिखते थे गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। अब ये वाली बात हमें बताएंगी सिबगा, पूरा नाम क्या है इनका, सिबगा कहाँ पर है, हाँ सिबगा इब्राहिम। सकलैन अहमद, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप अपना कैमरा ऑफ कर दें। अच्छा, सिबगा इब्राहिम, आप हमें बताएं कि यहाँ पर गुड्स इन इन्वेंट्री प्रोसेस इन्वेंट्री दो टाइप्स की क्यों लिखी हुई हैं, और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट क्यों वहां पड़ा। अच्छा, मेरी वॉइस कट रही है, मुझे मैसेजेस, सॉरी, मैंने अब देखे हैं, 4 मिनट गुजर गए। चले, बात ये है, मैंने बताया जी। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, बाकी सबको हो रही है। अच्छा, ये कौन बोला है वैसे, वकास। वकास, आप मोबाइल पे यूज कर रहे हो लैपटॉप पे? अच्छा, मोबाइल पे। आप ऐसा करो ना, आप अपनी स्क्रीन को स्वैप करो, लेफ्ट राइट की तरफ करो, फिर स्क्रीन शो हो जाएगी। अच्छा, सिबगा इब्राहिम, अब मैं चौथी बार उसका नाम ले चुका हूँ, आई होप कि ये आ, हाँ जी। अच्छा ये जी, और यहाँ रॉ मटेरियल इस ये क्रेडिट, अच्छा ये सिबगा ने आंसर्स दिए हैं, मैं जरा उनको देख लूँ, उन्होंने चैट में दिए हैं मैं आंसर। अच्छा, वेरी गुड। सिबगा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की बात करते थे, उसमें एक जॉब परफॉर्म हो रही होती थी, इसलिए हम लिखते थे गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री, एक नाम दे दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो इसलिए जॉब इन गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री एक होगी ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट के लिए, जैसे सिबगा ने लिखा। इसी तरह दूसरी गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री होगी मिक्सिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो इसलिए वापस इसकी तरफ चलते हैं कि दो वैल्यूज यहाँ पर आ गई, और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई है। लेकिन आप लोगों में से मेरे ख्याल में सबा नहीं बोल पाएंगी, तो मैं फबिया से पूछ लेता हूँ कि फबिया, आपके पास कैलकुलेटर तो पड़ा है ना? फबिया मुनीर जी। जी, हाँ जी, हमारी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री थी 14,135।
उसमें से 9900 का ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट ने प्रोसेस इन इन्वेंट्री की, और गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री मिक्सिंग डिपार्टमेंट ने 2040 की बनाई। तो डिफरेंस कितने रुपए का? ठीक है, अब 2195 जो बचा हुआ होगा ना, उसके लिए हम एक और एंट्री पास करेंगे, वो नाम दिया जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड का। वो उन्होंने अपनी समझाने के लिए किया है, हम अपनी समझ के लिए करेंगे कि हमने बाकी बचे हुए मटेरियल का भी तो कुछ करना। ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग डिपार्टमेंट वालों ने गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री कन्वर्ट कर लिया, उनकी ये कॉस्ट आई है, ठीक है। लेकिन ओवरहेड कॉस्ट ना इन लोगों ने ऐड किया ना इन लोगों ने ऐड किया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें ये जो इन दोनों ने ऐड किया ना, ये तो हो गई गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री। अब जो बचा हुआ वैल्यू है ना, अब उसके भी दो हेड्स बन सकते हैं, या तो वो एंडिंग इन्वेंट्री में जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया था कि उनकी एंडिंग इन्वेंट्री बच रही थी, ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट की भी और मिक्सिंग डिपार्टमेंट की भी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बायफर्केशन नहीं दी हमें। तो बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, जो हम बनाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जो रिमेनिंग अमाउंट 2100 समथिंग है, वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 2100 जो अमाउंट बचा है उससे क्रेडिट हो जाएगा। तो बताने वाली बात ये कि जब हम अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मटेरियल परचेज करेंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट्स से चेक करेंगे उन्होंने कितने मटेरियल कहाँ कहाँ यूज़ किए, कितने रुपए के, वो हम यहाँ पर करेंगे, और जो बचा हुआ मटेरियल होगा उसको हमने फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बना देना। ठीक है, यही मैं बता रहा हूँ कि उसके भी दो ऑप्शन होंगे, वो खुद बता देंगे कि जैसे कि अभी अभी आप ये बताओ कि अगर मैं 2000 जो अमाउंट बचा हुआ है उसमें से 1195 माइनस करूँ, कितने बचते हैं? हेलो, पक्की बात है? अच्छा, अच्छा, चलें जी। जी यार, आपको आंसर मिल गया कि अगर हम बाइफरकेशन करें दोनों की, और यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री 1195 है, तो 2000 जो भी अमाउंट था उसमें से 1195 माइनस किया तो 805 हमारी क्या होगी? डेफिनेटली बाइफरकेट करना होगा तो बता देंगे, बाइफरकेट नहीं करना तो आपने उसको फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बना देना। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद बारी आती है जी अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट की। ठीक है, याद रखिएगा कि लेबर कॉस्ट जो है उसमें कोई बिगनिंग और कोई एंडिंग इन्वेंट्री नहीं होती लेबर कॉस्ट की, क्योंकि जितना काम किया जाता है उतनी पेमेंट की जाती है, ये तो मालूम है ना? अच्छा, अब उन्होंने कहा जी लेबर कॉस्ट जो अक्कर हुई है वो 14,020 रुपीज़ हुई है, उसकी एंट्री क्या पास होगी? सेम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की तरह, फैक्ट्री पे रोल 14,020 रुपीज़ से डेबिट, उसके अगेंस्ट ना कोई उधार बनाया गया होगा ना कुछ किया हो गया होगा, कैश पे किया गया, तो 14,020 रुपीज़ क्या हो गया? क्रेडिट। ठीक है, अब ये जो हमने लेबर को पेमेंट कर दिया है, किसके बदले की होगी? ये देख लें कि जी गुड्स एंड प्रोसेस इन्वेंट्री ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट का। याद रखिएगा, आपको हु बहु फिगर्स नहीं दी जाएंगी, आपको परसेंटेज बता दी जाएगी कि आउट ऑफ विच 30% इज लेबर यूटिलाइज्ड बाय द ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट एंड 70% इज यूटिलाइज्ड बाय द मिक्सिंग डिपार्टमेंट। आपने उनकी परसेंटेजेस कैलकुलेट करके एंट्री ये पास करनी है। एंट्री क्या है? गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री ग्राइंडिंग डेबिट, गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री मिक्सिंग डेबिट, and factory payroll will be the
credited amount. स्क्रीन पे नजर आ रहा है? अच्छा, अब ये देखें, इसके फौरन बाद फिर वही बात कि अब बाकी बचा हुआ अमाउंट, मैंने तो आपको कहा था कि लेबर कॉस्ट कभी भी एंडिंग या बिगनिंग इन्वेंट्रीज की नहीं बचती, या एंडिंग बिगनिंग तो होती ही नहीं लेबर कॉस्ट, तो क्या होगा, हम उसको फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बना देंगे, इसमें सिर्फ इतना करना जी। डेफिनेटली अब उन्होंने नहीं रिफ्लेक्ट किया तो डायरेक्ट लेबर यहाँ चली गई, वही बात, बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी, ये तो डायरेक्ट लेबर का हिस्सा बन गई। अब इनडायरेक्ट लेबर के लिए फैक्ट्री ओवरहेड का हमने यूज किया, जो कि हमारा 3220 डेबिट एंड फैक्ट्री पेरोल 3220 से क्रेडिट हो गया। अच्छा, लास्ट पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन ये करते हैं कि हमने जो एंट्री की थी 14,020 रुपीज, ठीक है। अब हमने उसमें से प्रोसेस करवाया होगा ग्राइंडिंग का एंड मिक्सिंग का, वो लेबर हमने बाइफरकेट की थी। ग्राइंडिंग वालों ने गुड्स एंड प्रोसेस इन्वेंट्री बनाई 5700 की। मिक्सिंग डायरेक्ट लेबर के जो डिपार्टमेंट वाले थे उन्होंने मिक्सिंग इन्वेंट्री बनाई 5100। तो उसके बदले जो लेबर यूज हुई वो फैक्ट्री पे रोल से क्रेडिट कर दी हमने। अब मैंने कहा है कि हमारे पास कभी भी लेबर का बचा हुआ कोई वैल्यू नहीं होती, ना उनकी कोई एंडिंग वैल्यू होती है, ना उनकी कोई बिगनिंग वैल्यू होती है, कोई वो इन्वेंट्री तो होती नहीं। जितना वो काम करेंगे फौरन उनको उतनी पेमेंट कर दी जाएगी। तो इसलिए जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाके डेबिट एज ए इनडायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री पे रोल क्रेडिट। जी, ये अमाउंट कहाँ से आया, यहाँ पे कहाँ, अच्छा मैंने कहा यहाँ पे फैक्ट्री पे रोल में कहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर इतनी है और इनडायरेक्ट लेबर इतनी है, बाइफर्केशन दी हुई है? हाँ, नहीं दी हुई ना। बाइफर्केशन दी होती तो क्या होता, आपका तो काम और आसान हो जाता। आपने क्या करना था, जो डायरेक्ट लेबर थी उसको आप यहाँ ले आते और इनडायरेक्ट लेबर को आप फैक्ट्री ओवरहेड में ले जाते। लेकिन उन्होंने ये जो प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है यही तो बताया है कि जब हमें ग्राइंडिंग और मिक्सिंग डिपार्टमेंट की प्रोसेस इन इन्वेंट्री विद रिस्पेक्ट टू लेबर पता चल गई, तो बाकी बचा हुआ अमाउंट किस चीज़ का हिस्सा बनेगा, फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ पे जीआर की बात टैली होती है कि याद रखिएगा कि मटेरियल के लिए तो हम कह सकते हैं कि बची हुई इन्वेंट्री हम जी एंडिंग इन्वेंट्री में रख देंगे, लेकिन लेबर के लिए कभी हम ये नहीं कह सकते कि बचा हुआ लेबर उनको रोक के रख लो, आज रोक के रखो, कल वो आएंगे तो फिर उनसे काम करवा देंगे, नहीं, उनको हम इनडायरेक्ट लेबर के तौर पे यूज करके, ये देखें अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उनसे हमने क्या काम लिया है जी, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, क्लीन अप एंड मूव द फिनिश गुड्स टू द वेयर हाउस, ये सारे काम ले लिए उसी डायरेक्ट लेबर से। तो ये काम क्या था, इनडायरेक्ट लेबर का था, क्योंकि वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व थे नहीं। उनसे कौन कौन से काम, क्लीन अप करवाया, प्रोडक्शन रिकॉर्ड मेंटेन करवा लिए, मूव करवा लिया फिनिश गुड्स को टू द वेयर हाउस, तो उसकी हमने फैक्ट्री ओवरहेड पेमेंट कर दी 3220 डेबिट एंड फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, पहले वाले टॉपिक्स रिफ्लेक्ट कर दूं। यहाँ से अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद उनकी गुड्स एंड प्रोसेस इन्वेंट्री, और उसके बाद उनका फैक्ट्री ओवरहेड। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फैक्ट्री ओवरहेड हो, ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री भी आ सकती थी। अगर वो एंडिंग इन्वेंट्री होती तो उसको हम कुछ ना लिखते, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री पास करते। इसके बाद लेबर कॉस्ट की तरफ चलते हैं। लेबर कॉस्ट कभी भी एंडिंग या बिगनिंग नहीं होती, हम जितनी पेमेंट करते हैं उनको काम की उतना कैश पे कर दिया, उनसे काम करवा लिया, बचे हुए काम को फैक्ट्री ओवरहेड हिस्सा का, यानी कि बचे हुए पेमेंट को
फैक्ट्री ओवरहेड हिस्सा बनाया इनडायरेक्ट लेबर का काम लेकर। कोई क्वेश्चन? जय जय बिगनिंग इन्वेंट्री की अगर मैंने आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पढ़ाई थी, जो कि आपने पहले पढ़ी थी, उसमें क्या था कि हम क्या करते थे जी, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और जी कैश क्रेडिट करते थे जब परचेज करते थे। लेकिन एज कम्पेयर टू इट, अगर हमने वो जो बिगनिंग इन्वेंट्री है उसको यूटिलाइज किया तो हम डायरेक्ट कहेंगे गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट एंड रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। बस बिगनिंग इन्वेंट्री की यही एंट्री पास हो सकती है। जब वो इशू हो जाएगी इट मींस वो गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री का हिस्सा बनने वाली है, उसको प्रोसेस किया जा रहा है, दैट्स व्हाई वो स्टोर रूम से रिक्विजिशन नंबर देकर इशू करवाई गई है। समझ गई ना कि आसान अल्फाज में वो बिगनिंग इन्वेंट्री जो है वो उस वक्त तक यूटिलाइज नहीं हो सकती जब तक उसका रिक्विजिशन नंबर या उसकी रिक्विजिशन नहीं दी जाएगी। रिक्विजिशन का मतलब उसको निकाल लिया गया, अब जब निकाला गया तो वो पड़ी नहीं रहेगी, उसको प्रोसेस में लाया जाएगा। तो प्रोसेस में लाया जाएगा तो गुड्स एंड प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट एंड इन्वेंट्री रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, ये उसकी एंट्री पास हो जाएगी। अच्छा, अब बारी आती है जी अकाउंटिंग फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। बात ये है कि इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल के तो आप लोगों के एंट्रीज ये देखे ऊपर हमने की हैं, जैसे साथ के साथ आई थी वैसे साथ के साथ हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स की इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए। लेकिन अब उसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं जिसकी हमें एंट्री पास करनी पड़ती है। अब उन्होंने यहाँ पे एक एंट्री से ही रिफ्लेक्ट कर दिया कि प्रीपेड इंश्योरेंस 80 रुपए, यूटिलिटी पेएबल 200, यूटिलिटीज पेएबल भी बन सकते हैं। यानी कि यूं समझे कि बिजली का बिल आया आज आ चुका है और वो पे करना है 26 तारीख को। 200 रुपए का बिल था, हमने उन्हें यूटिलिटी बिल्स पेएबल या यूटिलिटीज पेएबल के नाम से 200 डेबिट किया। अच्छा जी, इसी तरह कुछ कैश पेमेंट, कोई ये बता सकता है ये कैश पेमेंट किस चीज के लिए की होगी 250 रुपीज? मैन्युफैक्चरिंग नहीं है या मैन्युफैक्चरिंग है, ये फैक्ट्री का हिस्सा है। हम्म, जी बिल्कुल, फैक्ट्री का हिस्सा बना और कैश पेमेंट की गई। अब मुझे जहां तक लगता है ये फैटी कैश भी हो सकता है कि जी कोई आ गया उसको चाय पिला दिया, ठीक है, या फिर जी कोई वो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब खराब हो गया है, कोई बिजली का काम करवाना पड़ गया है, इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया है, तो उसको हमने कैश पे कर दिया 250 रुपए का। अच्छा, इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड में ये एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने आपको जॉब ऑर्डर कास्टिंग में पहले ही करवाया हुआ है, ये कैसे फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनता है। तो ये एकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, ये चार तरह के हेड हमारे फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बने हैं। याद रखें यहाँ पे ना इनडायरेक्ट लेबर का जिक्र है ना इनडायरेक्ट मटेरियल का जिक्र है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी क्या कहते हैं ना डील कर चुके हैं इन द हेड ऑफ लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट एज वेल एज फॉर ओवरहेड फॉर द इनडायरेक्ट मटेरियल, वो हम काम कर चुके हैं अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट में। अब बारी आती है कि जी फैक्ट्री ओवरहेड का एक कंबाइंड स्टेटमेंट होनी चाहिए जो इसको आसानी से हमें क्लियर कर। इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पर, ये देखें, ये हमने फैक्ट्री ओवरहेड का एक चार्ट बनाया है, लेजर समझ लें आप इसे। देखिए बैलेंस जीरो फैक्ट्री ओवरहेड का, क्योंकि वो उसी वक्त इनकर होते हैं जब कोई कोई प्रोसेस हुए होते हैं या जब कोई जॉब परफॉर्म हुई होती है, तो बैलेंस तो हो गया जीरो। इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री पास की थी 1195 शुरू में, वो हमने की थी, डेबिट हुआ था फैक्ट्री ओवरहेड। आपको पता है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन बताते हैं किसकी वजह से हुआ। देन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे की थी 3220 रुपीज, ये हमने अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट में की थी।
फिर हमने अदर ओवरहेड कॉस्ट की एंट्री अभी अभी पास की है 880 रुपीज। सो ये तीनों हमारे बैलेंस में ऐड होते रहे। सो अप्लाइड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, अब जो टोटल ओवरहेड तमाम डिपार्टमेंट्स पे लगा है वो है 5295। ये हमारी ऊपर वाली तीन एंट्रीज का सम अप है, इसको भूलिएगा मत क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि हमने एक ओवरऑल प्रोसेसेस में कितना फैक्ट्री ओवरहेड लगा है ये उसका टोटल रिफ्लेक्ट करना होता है। अब एक टोटल ये रिफ्लेक्ट हो रहा है 5295। एक और तरीका है ओवरहेड को कंप्यूट करने का, फैक्ट्री ओवरहेड्स को कंप्यूट करने का एक तरीका तो मैंने आपको ट्रायल बैलेंस से बता दिया। अब बारी आती है फैक्ट्री ओवरहेड को कंप्यूट करने के एक और मेथड की। उसमें क्या होता है, एक चार्ट दिया जाता है। अगर आप इसको मैं हाइड करके डिस्कस करता हूँ, ये देखें हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स बता दिए जाते हैं। उसमें हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये देख रहे हैं आप 5700 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसी तरह 5100 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो है सकलैन अहमद, सकलैन अहमद अभी अभी छोड़ के गया, सही है भाई, नहीं उसने ज्वाइन कर लिया जी। सकलैन अहमद, सकलैन अहमद फिर छोड़ गया। चले जी, ये जवाद, जवाद नाम है। अब ये नाम मुझसे सही नहीं पढ़ा जाएगा, खैर जवाद वाइन्स या वेन्स, जो भी वर्ड लिखा हुआ है ये वाला जवाद वेन्स। आप हमें ये बताएं हेलो, जवाद वेन्स नाम लिखा हुआ है, मेरा क्वेश्चन उससे है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो हो गई डायरेक्ट लेबर, लेकिन जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है उसमें कैसे डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व हो सकती है। मुझे पता है गुस्सा कब आता है। अब ये लोग या तो फोन ऑन करके सो गए हैं, चलो जी सर बोल रहे हैं हम जरा अपनी नींद पूरी कर लें। जान शेर, जान शेर आपसे मेरा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन्होंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट की हुई है। अब आप ये बताएंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा कैसे बन सकती है। इकरा सोहेब, इकरा शोएब, जी बताएं हमें फैक्ट्री ओवरहेड में लेबर कॉस्ट कैसे हिस्सा बन सकती है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड कैसे बन सकती है। सर ये नहीं पता मुझे। अच्छा ठीक हो गया दरक्षा।
तो रक्षा आप हमें बताएं कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का हिस्सा कैसे बन सकती है। उसामा शकूर। जी बताएं कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का हिस्सा कैसे बन सकती है। तो मैं खुद ही बता देता हूँ, अब कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जी जी फबिया। अच्छा सॉरी। जी वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। ये वही बात है जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि डेफिनेट। जी वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो आपने दोनों बातें कही इसे कहते हैं जी एक्टिविटी बेस। ठीक है, एक्टिविटी बेस ओवरहेड कॉस्ट जो आप दोनों ने मुझे बताई। वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आप दोनों का कि हमने उनसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाई वो हमारी ओवरहेड का हिस्सा बन गया। ये तो हो गया डायरेक्ट लेबर कैसे हमारा ओवरहेड का हिस्सा बनता है। एक और होता है प्री डिटरमाइंड रेट, जो हमने लास्ट हमने उसमें पढ़ा था कि प्री डिटरमाइंड रेट प्लस प्री डिटरमाइंड एक्टिविटी बेस, उन दोनों को ऐड करते हैं तो ओवरहेड की कॉस्ट आती है। एक तरीका आपने बता दिया, लेकिन वो वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अब जो तरीका इन्होंने यहाँ पे ग्लैमरेट किया है वो किया है कि जी प्री डिटरमाइंड रेट के डिपार्टमेंट्स ने खुद ही बता दिया कि उन्होंने लेबर कॉस्ट का कितने परसेंट पोर्शन एज ए इनडायरेक्ट लेबर यूज किया है और कितने परसेंट एज ए डायरेक्ट लेबर। यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है कि ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट ने 75% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को एज ए इनडायरेक्ट यूज किया, मिक्सिंग डिपार्टमेंट ने 20% ऑफ लेबर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को एज ए इनडायरेक्ट। तो ये प्री डिटरमाइंड रेट है, उन्होंने दिए हुए हैं, आप इनको इनसे मल्टीप्लाई करें, आपके पास ओवरहेड अप्लाइड आ जाएगा 4275 फॉर द ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट, 1020 फॉर द मिक्सिंग डिपार्टमेंट। टोटल ओवरहेड अप्लाइड बना 5295। इसकी एंट्री जो पास कर। अच्छा मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन ये रही, ये और ये, ठीक है। अच्छा मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप दोनों ने जो बताया वो एक्टिविटी बेस है, और वो एक्टिविटी बेस क्लियर हो जाएगा ओवर टाइम पेमेंट से। लेकिन इसमें उन्होंने एक प्री डिटरमाइंड रेट दिया है जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट ने 75% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को एज ए ओवरहेड कॉस्ट लिया या इनडायरेक्ट लेबर लिया, और मिक्सिंग डिपार्टमेंट ने 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को एज ए ओवरहेड कॉस्ट लिया है या फिर प्री एज ए इनडायरेक्ट लेबर यूज किया। तो हम 5700 को 75% से मल्टीप्लाई करेंगे 4275। देन मिक्सिंग डिपार्टमेंट की 5100 रुपीज की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को 20% से मल्टीप्लाई करेंगे 1020। इन दोनों वैल्यूज को टोटल करेंगे तो 5295 आएगा। और अब आप ये देखें इनकी एंट्री कैसे पास होगी।
फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे उन्होंने हिस्सा बनाया। गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री फॉर ग्राइंडिंग 4275, गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री मिक्सिंग 1020 एंड फैक्ट्री ओवरहेड 5295 से क्रेडिट हो गया। सो फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री पास करने के लिए आपको सबसे पहले प्री डिटरमाइंड रेट कैलकुलेट करना होगा, या फिर इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और वोचर्स की जो पेमेंट्स थी, जैसे ऊपर एंट्रीज मैंने आपको करवाई थी, जिसका मैंने आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बना के दिखाया, ये इसकी मदद से आप ओवरहेड की एंट्री पास कर सकते हैं, या फिर आप इस रेशो फार्मूला के तहत आप फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री पास कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अगर नहीं गिवन होगा, एक सपोज जैसे मैंने बताया, ये अगर नहीं दिया हुआ तो आपने क्या करना है, आपने मटेरियल कॉस्ट में से ओवरहेड ढूंढना है, आपने लेबर कॉस्ट में से ओवरहेड ढूंढना है, जैसे ऊपर हमने एंट्रीज पास की थी आई हुई उनकी वैल्यूज, और अदर फैक्ट्री ओवरहेड जो आपने 880 की एंट्री पास किया, इन तीनों को टोटल करके आप अपनी एंट्री पास कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया ट्रायल बैलेंस। दूसरा तरीका है कि जो आप कह रही है ना रेशोज, परसेंटेजेस वो दी होंगी, तो आपके लिए काम बहुत आसान है, आप डायरेक्टली एंट्री पास कर लें, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करके एंट्री पास कर लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जी टाइम बहुत कम रह गया, तो मैं इसको यहीं पे फाइंड अप करूंगा इस फार्मूले के साथ जो मैंने बात की थी कि जी अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड प्रोसेस, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड प्रोसेस के लिए हमें एक फार्मूले की रिक्वायरमेंट होती है जिसे कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, टोटल कॉस्ट असाइन टू द प्रोसेस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रोसेस वाली यूनिट्स पे फोकस करना है। ये ना हो कि आप समझें कि जी हमारी बिगनिंग इन्वेंट्री भी हमारे उसका हिस्सा है। नो, जिन यूनिट्स पे प्रोसेस हुआ होगा, यानी कि वो डायरेक्ट मटेरियल के थ्रू भी हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल थोड़ा सा अप्लाई कर दिया गया होगा, या फिर डायरेक्ट लेबर ने काम किया होगा उन यूनिट्स पे, या फिर ओवरहेड चार्ज हो गए होंगे उन यूनिट्स पे, तो वो हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी असाइन टू द प्रोसेस। अगर इन तीनों में से एक भी कॉस्ट इन पे इम्प्लीमेंट होती है तो हम उसको कॉस्ट का हिस्सा बना लेंगे। और द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पीरियड। स्टार्टेड का मतलब हमने बिगनिंग इन्वेंट्री ली, उस पर डायरेक्ट मटेरियल अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट लेबर अप्लाई कर दी, या ओवरहेड अप्लाई कर दिया। तीनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं कॉस्ट। अगर वो दो कॉस्ट अप्लाई हुई, स्टार्ट हो गए यूनिट्स, फिर उन यूनिट्स को हमने शिफ्ट किया टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, और नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बाद वो ये देख रहे हैं फिनिश्ड इन द पीरियड, और वो चले गए फिनिश प्रोडक्ट्स की तरफ। तो तमाम तरह के यूनिट्स जो हम यूज़ कर रहे होंगे वो हमारे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कहलाएंगे। उन पे अगर एक एक स्टेप या एक कॉस्ट भी लगी है ना, 1 रुपए की कॉस्ट, तब भी वो हमारा गुड्स इन प्रोसेस कहलाएगा। माना यहाँ पे फिनिश लिख दिया, मैं कहता हूँ फिनिश में नहीं गए वो, अभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनी, लेकिन अगर वो उन पे काम स्टार्ट हो गया तब वो हमारा गुड्स इन प्रोसेस बन जाएगा। और उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जितनी कॉस्ट असाइन हुई होंगी और जितने यूनिट्स पे काम हुआ होगा उनको आपस में डिवाइड कर देंगे। इसके हवाले से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। वो जो अलग अलग था वो तो हम ऊपर कर आए हैं, ऊपर मैं आपको अलग अलग सब कुछ करवा आया जी, अलग अलग सब बातें हो गई हैं। अब उन अलग अलग को गुड्स एंड प्रोसेस इन्वेंट्री जो हमने कन्वर्ट किया उसमें टोटल किया है। आप जरा इस फिगर को देखें, मैं 1 मिनट में आया।
जी, अच्छा दोबारा बताना ये चाहूँगा कि अगर एक यूनिट पे 1 रुपए का भी काम हुआ है ना, चाहे डायरेक्ट मटेरियल लग गया है, डायरेक्ट लेबर लग गया है, या ओवरहेड यानी कि जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, अगर 1 रुपए भी उस यूनिट पे लग चुका तो हमारी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। ठीक है, मैंने एक यूनिट कहा था तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स में स्टार्ट किया वो वाले यूनिट्स भी आएंगे, फिनिश्ड हो गए वो वाले यूनिट्स भी आएंगे, यानी कि जो इन प्रोसेस है वो भी रहेंगे और जो फिनिश हो गए वो भी रहेंगे, तो वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बन जाएंगे। लेकिन जो कॉस्ट है उसमें 1 रुपए की कॉस्ट भी आएगी, फिनिश गुड्स की कॉस्ट भी आएगी, सारी कॉस्ट इकट्ठी होंगी। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू आएगी वो हमारी गुड्स इन प्रोसेस वैल्यू कहलाएगी, और इसको हम इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं कि हम तमाम चीज़ों को इक्वली डील कर रहे होते हैं, चाहे वो प्रोसेस्ड हो चुकी हो चाहे वो फिनिश हो चुकी हो। ठीक है, लेकिन बिगनिंग इन्वेंट्री कभी भी हमारी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होती या यूनिट्स का हिस्सा नहीं बनती। बिगनिंग इन्वेंट्री जो यूनिट्स होते हैं वो नहीं हिस्सा बनते अनटिल के उनके साथ कोई ना कोई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट उनका हिस्सा ना बन जाए। यहाँ पे वेरी क्लियर लिखा हुआ है, देखिए बिगनिंग इन्वेंट्री जो है, एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो पार्शली प्रोसेस यूनिट्स होंगे, लेकिन मैंने आपको बिगनिंग का भी बता दिया है। बिगनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई कभी भी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती, बशर्ते कि उनके ऊपर कोई किसी तरह की लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट ना अप्लाई हो जाए। ठीक हो गया? अच्छा, आज तक के लिए हमने यहीं तक ही करना था। आपको जो मैं ये जो मैंने पढ़ाया है ये वाला मटेरियल मैं भी व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। इसमें आपने इस पोर्शन को जरा अच्छे तरीके से देखना है। जो बात मैंने भी ऊपर समझाई है ना कि अगर 1 रुपए का भी काम हुआ है तो क्या होगा, ये वाली एग्जिबिट जो है ये आपकी असाइनमेंट समझ लें, जिसको आपने सिर्फ रीड करना। ये उन्होंने बना के दिया भी हुआ है कि ये एक चार्ट है। स्टेप 1 में 33% मटेरियल कॉस्ट लगी है एंड 20% लेबर एंड ओवरहेड लगा स्टेप 1 में। देखा, एक मैंने तो कहा था 1 रुपए है, उन्होंने 33.3% मटेरियल लगा दिया स्टेप 1 में। इसी तरह स्टेप 2 पे भी यही कुछ हुआ है, 1/3 मटेरियल अटैच कर दिया गया है, 20% लेबर अटैच कर दी गई है। स्टेप 3 में सिर्फ और सिर्फ लेबर और ओवरहेड हिस्सा बने हैं। स्टेप 4 में दोनों चीजें हिस्सा बनी है। स्टेप 5 में लेबर और ओवरहेड। तो आसान बात ये, हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। जब कुछ ना कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है तो हमारी अकाउंटिंग फॉर गुड्स इन प्रोसेस का काम हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा पेज नंबर, जी हाँ जी, जी अच्छा एक बात बताऊं, आपने तो काम पूरा कर दिया। अगर मैं कहूँ वो उसमें ग्राइंडिंग में ही पड़ा है ना, और 1 रुपए की लेबर या 10 रुपए की लेबर ने आके उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दिया, तब भी वो हमारी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। बाकी डिपार्टमेंट्स में भी ना जाए, अभी वो वहीं पे पड़े हुए, उस पर 10 रुपए की लेबर ने आके उसको एक जगह से उठा के, जो समझे रिक्विजिशन दी थी, उसको उठा के उन्होंने फैक्ट्री में पहुंचा दिया स्टोर रूम से, तब भी वो हमारी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। जी, उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। उसका ताल्लुक कोई ताल्लुक इसलिए नहीं होगा कि वो तो हमें डायरेक्ट सीजीएस दे रही है। ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रही है, इस साल की सीजीएस में वो ऐड हो जाएगी, इसलिए वो हमारे वो प्रोसेस डिपार्टमेंट्स का हिस्सा ही नहीं है। फिनिश प्रोडक्ट जो वो अब होलसेलर को देने के लिए पड़ी हुई है। ठीक है, तो बताने वाली बात ये जो पेज नंबर 10 है, इसमें आपने इन सब स्टेप्स पे जो कॉस्ट लगी हैं इनको देख लें, और अगर इस इन 3 पैराग्राफ्स को आप पढ़ लें जो मैंने बात की कि जी टोटल कॉस्ट का हिस्सा होता है नहीं होता, कितना होता है, कितने यूनिट्स लगते हैं, वो इसमें सारी ग्लैमरेट की गई है। बाकी रह गए 5 मिनट। तो बताने वाली बात ये कि आप लोगों का लेक्चर कल सुबह भी 8 o'clock है।
फाइनल टर्म 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे 3 लेक्चर्स अभी भी रहते हैं जो कि कवर अप करने हैं। इन 2 हफ्तों में 4 लेक्चर्स तो हो जाएंगे, लेकिन 3 लेक्चर्स अभी भी पेंडिंग जा रहे हैं। तो पूरी क्लास अगर यहाँ पर है, और ये मैं इस पे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूँ कि टुमारो अर्ली मॉर्निंग 8 AM विल बी आवर क्लास। ये आप लोग यहाँ पे भी सुन लें। तो आपके पास कल सुबह तक का टाइम है इस पेज को रीड करने के लिए। 8 AM। अच्छा चलें जी, आप लोग हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने मैसेज भेज दिया। नाउ कि अब आप अटेंडेंस दें जी इस पे व्हाट्सएप। कल सुबह 8 बजे क्लास है। ये आप लोग अटेंडेंस देते ही मैंने यहाँ पे मैसेज कर दिया है जी। अभी ना दें वो पिछली असाइनमेंट, क्योंकि अब जो नई असाइनमेंट होगी ना आप लोग जब बनाएंगे तो मैं आप लोगों को खुद ही कहूँगा जरा टैली कर लें जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को और प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग को, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज है क्या डिफरेंसेस है। मैं अभी बस अभी भेज रहा हूँ, पहले ये अटेंडेंस हो जाए इसके बाद मैं शेयर करूँगा। पेज नंबर 10 को आप लोगों ने फोकस करना है। मुझे अभी तक 36 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रिसीव हुई है। आई होप 37, 38, 39, 40 हो गए स्टूडेंट्स। 42।